नमस्कार आप सभी को। बिहार राज्य विशेष की करंट अफेयर्स की जो कक्षा चल रही है उसमें एक बार फिर से स्वागत है सभी का, और उपस्थित हो जाएं सभी। इसके बाद हम चर्चा को करते हैं। 18 से 19 प्रश्न आज भी हैं, और जो भी प्रश्न हैं आपके बिहार राज्य से संबंधित हैं, बिहार राज्य से जुड़े हुए प्रश्न हैं। और बिहार राज्य से जुड़े हुए प्रश्नों की ये 11वीं आप कह सकते हो वीडियो है इस सीरीज़ के अंतर्गत। और कहीं ना कहीं यदि हम देखें तो आप कह सकते हो 2/3 करंट अफेयर्स का जो पाठ्यक्रम है वो हमने अच्छे से कवर किया है। लेकिन ये अभी कारवां रुकेगा नहीं, ये इसी तरह से ये चलता रहेगा, तब तक चलेगा जब तक आपकी प्रारंभिक परीक्षा नहीं हो जाती। और प्रारंभिक परीक्षा समाप्त होने के बाद फिर इस समय का जो 11 बजे का समय है, इसको कैसे हम बेहतर उपयोग कर सकते हैं उस संदर्भ में भी बात करेंगे कि करंट अफेयर्स का ही सेशन आपके लिए रेगुलर चलाया जाए या इस समय पर कुछ और कक्षाएं रखी जाएं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आज के जो प्रश्न है ध्यान से पढ़ना है। हो सकता है 101 से 2 प्रश्न ऐसे भी हों जो रिपीट हो, मतलब पूर्व की कक्षाओं में हो सकता है इनकी चर्चा हो, लेकिन प्रश्न पूछे जाने का तरीका निश्चित रूप से आपको नया देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ भूगोल की, जो मैंने बोला था, भूगोल की भी एक कक्षा आपको या तो आज मिल जाएगी या तो कल सुबह मिल जाएगी। और इस कक्षा के बाद इस भूगोल की जो विगत वर्षों की सीरीज मिल रही है, इसके बाद जो भी आपकी सीरीज विगत वर्षों के अंतर्गत जो भी आपको सीरीज देखने को मिलेगी, निश्चित रूप से उसकी जो गुणवत्ता होगी वो और भी बेहतर होगी। तो वहां से अब आपको और सीरियस अपनी परीक्षाओं के लिए हो जाना है। चलिए अब एक एक करके शुरुआत करते हैं। जो हमारे रेगुलर छात्र हैं वो उपस्थित हो चुके हैं। चलें, पहला प्रश्न आपके सामने। प्रश्न क्या बोला जा रहा है? हाल ही में चर्चा में रहा ई संबंधन पोर्टल का संबंध किससे है? ई संबंधन एक पोर्टल है, ये बिहार राज्य सरकार का पोर्टल है, ई संबंधन पोर्टल। इसको हाल ही में बनाया गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो ई संबंधन, इसमें थोड़ी सी त्रुटि क्या है, ये डॉट नहीं होना चाहिए था, इस तरह से लिखते हैं हम ई संबंधन, ठीक है। तो ई संबंधन नामक ये जो पोर्टल है, इसका उद्देश्य क्या है, किस क्षेत्र से जुड़ा है, ये आपको बताना है। चले बताएं। आपके सामने 4 विकल्प दिए हुए हैं: कृषि क्षेत्र, व्यापार क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, स्वास्थ्य से, या इनमें से कोई नहीं। इनमें से आपको अपने उत्तर का चुनाव करना है। बताएं, ई संबंधन पोर्टल का संबंध किससे है, ये आपको बताना है। चलें, ई संबंधन पोर्टल का संबंध किससे है ये आपको बताना है, ध्यान से पढ़ना है, इसके बाद आपको जवाब देना है। चलें, उम्मीद करता हूं सबके जवाब आ गए होंगे। जिनको नहीं पता है निश्चित रूप से आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहां पे बात हो रही है ई संबंधन पोर्टल का। तो आपको बता दें, ई संबंधन पोर्टल बिहार राज्य सरकार ने जो निजी कॉलेज होते हैं, जैसे हाई स्कूल के कोई मान्यता ले रहा है या इंटरमीडिएट की कोई मान्यता ले रहा है, नया कॉलेज खुल रहा है, तो जो निजी कॉलेज होंगे उनको अब मान्यता लेने से पहले जो विभाग होता है जहां पे अप्लाई करते हैं मान्यता के लिए, तो वहां जाने से पहले ई संबंधन पोर्टल पर अपनी डिटेल दर्ज करनी होगी। यहाँ पे कुछ मानक होंगे, उनके पूरा करना होगा। यदि यहाँ से डन हो जाता है तब आप संबंधित संस्थाओं के पास आवेदन कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि ई संबंधन पोर्टल जो है ये शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। सी विकल्प आपका इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। अब शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है तो आपको पता होगा शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए बहुत सारे करंट अफेयर्स पिछले दिनों मैंने आपको बिहार से संदर्भित बताए थे। जैसे एक संस्थान आपको बताया था एनआईटी पटना के बारे में जिक्र हुआ था। क्यों जिक्र हुआ था एनआईटी पटना के बारे में? इसलिए जिक्र हुआ था कि भारत का पहला प्रौद्योगिकी संस्थान है जिसने हिंदी माध्यम से प्रौद्योगिकी की शिक्षा, तकनीकी की शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए आगे आया है, और ये पहला संस्थान बन गया है। हालांकि आईआईटी बीएचयू है, बीएचयू ने भी घोषणा की थी, लेकिन बीएचयू ने अभी प्रारंभ नहीं किया है, और एनआईटी पटना में प्रारंभ हो चुका है, इसलिए जवाब होगा एनआईटी पटना। इसके साथ साथ आप जानते होंगे कि बिहार में 3 नए विश्वविद्यालय खोले जा रहे हैं। 3 नए विश्वविद्यालय खोले जा रहे हैं, और इसमें यदि हम देखें तो एक विश्वविद्यालय है तकनीकी क्षेत्र से जुड़ा हुआ,
ठीक है। एक विश्वविद्यालय है जो आप कह सकते हो चिकित्सा से जुड़ा हुआ, चिकित्सा शिक्षा से जुड़ा हुआ मेडिकल कोर्सेज कराएगा, और एक तीसरा जो आपको देखने को मिल रहा है ये खेल से जुड़ा हुआ। तो बिहार में 3 नए विश्वविद्यालय भी खोले जा रहे हैं, एक तकनीकी से जुड़ा हुआ, एक कह सकते हो मेडिकल से जुड़ा हुआ, एक खेल से। दूसरे शब्दों में यदि हम बोलें इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ और मेडिकल से जुड़ा हुआ और खेल से जुड़ा हुआ 3 नए विश्वविद्यालय भी खोले जा रहे हैं, जिनमें से जो खेल विश्वविद्यालय बन रहा है सबसे महत्वपूर्ण है। और ये जो खेल विश्वविद्यालय बन रहा है ये राजगीर में बन रहा है, और राजगीर लगातार समसामयिक मुद्दों में चर्चा में रहता है, उसके बारे में आपको पता होगा। तो ये कहां पे बन रहा है? राजगीर में बन रहा है। क्या बन रहा है? स्पोर्ट यूनिवर्सिटी बन रही है, खेल विश्वविद्यालय बन रहा है। जब बात आती है खेल विश्वविद्यालय की तो आपको बताना है कि जब खेल विश्वविद्यालय हम कहीं पर भी लिखते हैं खेल विश्वविद्यालय, तो आपके आज की तिथि में यदि खेल विश्वविद्यालय आप लिखते हो तो सबसे पहले आपको 2 यूनिवर्सिटी और याद आना चाहिए। सबसे पहली बात, एक तो उत्तर प्रदेश में बन रही है मेजर ध्यानचंद्र के नाम पे, मेजर ध्यानचंद्र स्पोर्ट विश्वविद्यालय, ठीक है। अब ये कहाँ पे बन रहा है? मेजर ध्यानचंद्र स्पोर्ट यूनिवर्सिटी कहाँ पे बन रही है? मैंने बताया उत्तर प्रदेश में बन रही है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में बन रही है ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, क्योंकि इसके बारे में मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो एक ये हो गया मेजर ध्यानचंद्र स्पोर्ट यूनिवर्सिटी। एक दूसरी यूनिवर्सिटी भी बन रही है स्पोर्ट यूनिवर्सिटी, जो बन रही है पटियाला में, और पटियाला वाले यूनिवर्सिटी का भी नाम मैंने आपको करंट अफेयर्स के दौरान बताया है, इसका भी नाम आपको पता होना चाहिए। इसका नाम है महाराजा भूपेंद्र सिंह खेल विश्वविद्यालय। क्या नाम है? महाराजा भूपेंद्र सिंह खेल विश्वविद्यालय। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो महाराजा भूपेंद्र सिंह खेल विश्वविद्यालय भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया महाराजा भूपेंद्र सिंह खेल विश्वविद्यालय, आपको पटियाला में देखने को मिलेगा, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। इसके साथ साथ आप जब बात कर रहे हो विश्वविद्यालयों की तो आपको पता होगा इससे पहले इन तीनों की यदि हम बात ना करें तो इससे पहले बिहार में 4 विश्वविद्यालय हुआ करते थे जो केंद्रीय विश्वविद्यालय का जिनको दर्जा प्राप्त था। और ये 4 केंद्रीय विश्वविद्यालय जो बिहार के थे, एक पटना में स्थित था, एक मोतिहारी में स्थित था, एक गया में स्थित था और एक समस्तीपुर में स्थित था। साथ ही साथ बिहार में एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय भी है, और इसके बारे में आपको बताया भी गया था कि नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, और ये आपको राजगीर में देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से एक प्रश्न से बहुत सारे फैक्ट हमने देखे हैं, इसको बताएं। हाल ही में बिहार की महिला वंदना कुमारी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय कृषि पुरस्कार दिया गया है। इनका संबंध किस जिले से है? महिला वंदना कुमारी का संबंध किस जिले से है आपको बताना है, बताएं। इनको कौन सा पुरस्कार मिला है? इनको मिला है पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय कृषि पुरस्कार मिला है वर्ष 2020, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो आपको बताना है कि इनका संबंध किस जिले से है, बताएं। इनका संबंध जो है यदि हम बात करें तो कटोरिया ब्लॉक पड़ता है। यदि आप में से कोई यहां से होगा तो निश्चित रूप से जवाब पता चल गया होगा। कटोरिया ब्लॉक पड़ता है, और ये जो कटोरिया ब्लॉक पड़ता है ये पड़ता है बांका में, ठीक है। तो इस महिला का संबंध जो है ये बांका से है, कटोरिया ब्लॉक बांका से है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जब बात बांका की आती है, आप जानते हो बांका से पिछले दिनों यदि हम देखें तो कुछ पुरातात्विक अवशेष भी प्राप्त हुए थे, ये भी आपको पता होना चाहिए कि बांका से कुछ पुरातात्विक अवशेष भी प्राप्त हुए हैं पिछले दिनों, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है, आपके लिए महत्वपूर्ण है। कह रहा है ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने अपने जोन के 10 रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तरीय बनाने की बात की है। अब ये जो ईस्ट सेंट्रल रेलवे है जो 10 जो स्टेशनों को विश्व स्तरीय बना रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेशन है जो बिहार से संबंधित है। मतलब बिहार का वह कौन सा स्टेशन है जो इन 10 स्टेशनों की सूची में शामिल है जिसको ईस्ट सेंट्रल रेलवे विश्व स्तरीय बना रहा है। आपको बता दें ईस्ट सेंट्रल रेलवे की जब बात होती है तो इन्होंने 2 बार घोषणा की, 2 बार में इन्होंने 5-5 स्टेशन
स्टेशनों का चुनाव किया और कुल मिलाकर 10 स्टेशनों को विश्व स्तरीय बनाने की इन्होंने बात की है। अब ये 10 स्टेशनों में से बिहार के कितने हैं, कौन कौन से हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसी के संदर्भ में आपसे बात हो रही है, बताएं इनमें से कौन सा है। जवाब दीजिएगा, इनमें से कौन सा है। बताएं। देखो 10 स्टेशनों की बात किया था ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने, और इन 10 स्टेशनों में यदि हम बात करें, सीतामढ़ी भी शामिल है, बरौनी भी शामिल है, दरभंगा भी शामिल है, बेगूसराय भी शामिल है। कहने का मतलब इसका जवाब इस प्रश्न का तो हो गया ई विकल्प, लेकिन आपको नोट क्या करना है, सीतामढ़ी, बरौनी, दरभंगा, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, राजेंद्र नगर टर्मिनल और गया, ये आपको याद रखने हैं। कितने हो गए आपके, टोटल हो गए 7 स्टेशन। कहने का मतलब है ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने जिन 10 स्टेशनों का चुनाव किया है विश्व स्तरीय बनाने के लिए, उनमें से 7 आपके बिहार से संदर्भित हैं, और ये सातों के सातों आपको पता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो एक झारखंड से है, एक उत्तर प्रदेश से भी देखने को मिलता है, लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं बिहार राज्य विशेष की, तो बिहार से संदर्भित हम जानकारी देखेंगे। दूसरा आपको बता दें, बिहार में एक एक्सप्रेस शुरू हुई है जिसका नाम है तरकारी एक्सप्रेस। इसके बारे में जिसको ना पता हो बताइएगा। तरकारी, क्योंकि रेलवे की बात कर रहे हैं तो इसकी भी बात कर लेते हैं। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे नाम से तरकारी एक्सप्रेस मतलब कि ये कहीं ना कहीं रेलवे से जुड़ी हुई कोई ट्रेन है। नहीं, ये ट्रेन नहीं है, बल्कि ये ई रिक्शा हैं, ठीक है। और ये जो ई रिक्शा हैं, इनको जो आप कह सकते हो उपयोग किया जा रहा है, वो जो सब्जियां होती हैं जो बहुत ही कम समय में खराब हो जाती हैं, ऐसी सब्जियों को जल्द से जल्द मार्केट तक उपलब्धता सुनिश्चित कराना, जल्द से जल्द मार्केट तक उनका परिवहन करना इन ई रिक्शाज का काम है, और इन ई रिक्शाज को नाम रखा गया है तरकारी एक्सप्रेस। तो इसको भी आपको याद रखना है बिहार के संदर्भ में। दूसरी बात आपको बता दें कि बिहार में पिछले दिनों एक एक्सप्रेस चली थी जिसका नाम था कवि गुरु एक्सप्रेस। मैंने बताया भी है इसको, कवि गुरु एक्सप्रेस। कवि गुरु एक्सप्रेस क्यों चर्चा में थी, क्योंकि कवि गुरु एक्सप्रेस जो है ये मंदार हिल्स से दुमका खंड तक चलने वाली बिहार की पहली इलेक्ट्रिक रेल है, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो कवि गुरु एक्सप्रेस का नाम भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न, हाल ही में बिहार के किस स्थान पर बायोमेडिकल वेस्ट को निस्तारित करने के लिए प्लांट लगाया गया। बायोमेडिकल वेस्ट जो है पहले भी हमारे लिए चुनौती थी, लेकिन पिछले 2 वर्षों में यदि हम देखें, कोविड के प्रभाव के बाद, कोविड के संक्रमण के बाद जो बायोमेडिकल वेस्ट है, कहीं ना कहीं इनकी जो संख्या है, पहले जिस अनुपात में निकलते थे, आज जो अनुपात है उसका पहले का कई गुना है। तो हमारे लिए चुनौतियां भी हैं, बहुत गंभीर चुनौती है इनका निस्तारण करना। तो उसी को ध्यान में रखते हुए बिहार में एक प्लांट लगाया गया है, और इस प्लांट का उद्घाटन भी हो चुका है। तो बोला जा रहा है बायोमेडिकल वेस्ट निस्तारित करने के लिए जो प्लांट लगाया गया है वो कहाँ पर लगाया गया है। 4 जिले आपके सामने हैं, बक्सर, जमुई, नवादा, समस्तीपुर। इनमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है, बताएं इनमें से कौन सा सही है। बक्सर, जमुई, नवादा, समस्तीपुर, ये आपको बताना है। चलिए बताएं इन चारों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। देखो आपको बता दें ये लगाया जा रहा है बक्सर में, तो ए विकल्प आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बिहार राज्य सरकार ने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति मतलब SC ST हो गया, OBC हो गया, OBC के साथ EBC हो गया, ठीक है। इन 4 कैटेगरियों के लिए SC ST, OBC और EBC, ठीक है,
अब क्या बोला जा रहा है, इनके लिए यदि इनका कोई इस कैटेगरी का कोई छात्र होगा और यदि वह पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करता है तो उसके परिवार की जो आय है वो मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, मतलब उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो पहले जो ये थी वो तो थी 2.5 लाख रुपए। पहले कितना था, पहले यदि कोई भी परिवार जिसकी आमदनी वर्ष भर की 2.5 लाख रुपए से ऊपर होती थी वह परिवार इस योजना का लाभ नहीं उठा पाता था। लेकिन अब कितना कर दिया गया है ये आपको बताना है, बढ़ा दिया गया है या घटा दिया गया है। अधिकतम जो आय है कितना निर्धारित की गई है, बताएं। अच्छा प्रश्न है, सबका जवाब आना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं सबके घर परिवार में बच्चे होंगे तो जानकारी आप सबको होनी चाहिए। चलें बताएं, जवाब दीजिएगा। देखो ये बढ़ाकर कर दिया गया है 3 लाख रुपए, 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया है। यदि इसको देखें तो क्या यह आम आदमी के लिए सकारात्मक है या नकारात्मक, तो निश्चित रूप से सकारात्मक है, क्योंकि कहीं ना कहीं यदि हम देखें भले ही आमदनी धीरे धीरे बढ़ रही हो, कुछ क्षेत्रों में बढ़ भी रही है, लेकिन उसी आधार पे महंगाई भी बढ़ रही है। तो उस चीज़ों को कहीं ना कहीं बिहार सरकार ने देखकर ये काम किया है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके अंतर्गत आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिक्षा ग्रहण कर सकें, शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कर सकें। इसको बताएं, हाल ही में बापू टावर की स्थापना बिहार के किस शहर में की गई? हाल ही में बापू टावर की स्थापना बिहार के किस शहर में की गई है, बताएं। बताएं बापू टावर की स्थापना कहां की गई है, ये आपको बताना है। चलो बताएं कहां पर की गई है, आपको जवाब देना है। मैं क्या लिख रहा हूं ये आपको नहीं देखने, ठीक है। अभी आप जवाब दीजिए। चले बताएं। चलें, यहां पे क्या बोला गया है, बापू टावर की स्थापना कहां पर की गई है। बात हो रही है बापू टावर की, तो आपको बता दें इनकी स्थापना की गई है पटना में। इसमें होगा क्या, इसमें गांधी जी से जुड़ी हुई जो भी तथ्य हैं, जो भी फैक्ट हैं, जो भी सामग्रियां हैं, उनको रखा जाएगा। एक प्रकार से संग्रहालय आप कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद पटना की बात हो रही है तो आपको बता दें पटना में 2 पार्क भी बन रहे हैं। एक का नाम है मैकडॉवेल गोलंबर पार्क, दूसरा है मेडिसिनल पार्क। ये दोनों आपको पता होना चाहिए पटना में बन रहे हैं। दूसरा, पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि बेंगलुरु का एक फाउंडेशन है जिसको बोलते हैं अक्षय पात्र फाउंडेशन। अक्षय पात्र फाउंडेशन, ठीक है। अक्षय पात्र फाउंडेशन मैंने आपको बताया था पिछले दिनों। तो ये जो अक्षय पात्र फाउंडेशन है, इसने मिड डे मील, पटना के जो भी स्कूल हैं, जो भी सरकारी स्कूल हैं जहाँ पे मिड डे मील बनता था, पटना जिले के अंतर्गत जहाँ भी मिड डे मील बनता था उसकी जिम्मेदारी अब लिया है अक्षय पात्र फाउंडेशन ने। मतलब पटना में जो मिड डे मील बन रहा था स्कूलों में, वो अब बनाएगा अक्षय पात्र फाउंडेशन। ये आपको पता होना चाहिए। कहाँ का है ये संस्थान, है बेंगलुरु का। दूसरी बात, अभी एक रैंकिंग जारी हुई थी। रैंकिंग क्या थी कि फूड हाइजीन के मामले में देश के सर्वश्रेष्ठ 20 शहरों की एक सूची जारी की गई थी। फूड हाइजीन के मामले में देश के सर्वश्रेष्ठ 20 शहरों की एक सूची जारी की गई थी। और आपको बता दें इन सूची में यदि हम देखें तो पटना भी विद्यमान रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। टॉप 20 की सूची में पटना को भी जगह मिली है। मतलब पटना जो है हाइजीन के मामले में, फूड हाइजीन के मामले में बेहतर कर रहा है। हाल ही में किसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ प्रशस्ति सम्मान दिया गया? हाल ही में किसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ प्रशस्ति जो है सम्मान दिया गया, ये आपको बताना है। और पिछले दिनों मैंने कुछ और सम्मान बताए थे, कुछ और अन्य लोगों के बारे में बताया था। जैसे मैंने आपको पिछले दिनों, आप इसका जवाब दीजिए। पिछले दिनों मैंने ये भी बताया था डॉक्टर राम जन्म मिश्र
शायद आपको याद हो, याद है तो बहुत खुशी की बात होगी। दूसरा मैंने एक और नाम बताया था पुरस्कारों से संबंधित, रवि भूषण पांडे। रवि भूषण पांडे, ये मैंने पिछले दिनों आपको बताया था, इनके बारे में भी अभी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस प्रश्न के लिए यहाँ पे बात हो रही है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ प्रशस्ति सम्मान, तो ये मिला है जितेंद्र कुमार को। ए विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, पिछले दिनों हमने बताया था रवि भूषण पांडे के बारे में, तो क्या किसी को पता है रवि भूषण पांडे को कौन सा पुरस्कार मिला है? रवि भूषण पांडे को कौन सा पुरस्कार मिला है? मैंने आपको बताया था चेतन चौहान स्मृति सम्मान। क्या बताया था? चेतन चौहान स्मृति सम्मान, और चेतन चौहान स्मृति सम्मान से रवि भूषण पांडे को सम्मानित किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। इसके पहले आप देख रहे होंगे राम जन्म मिश्र। राम जन्म मिश्र की बात करें तो ईश्वरी प्रसाद जो है साहित्य सम्मान दिया जाता है, ईश्वरी प्रसाद साहित्य स्मृति सम्मान। तो ईश्वरी प्रसाद साहित्य स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है डॉक्टर राम जन्म मिश्र को, इसको भी आपको याद रखना है। इसके अतिरिक्त भी कई सारे पुरस्कार बताए थे, यदि आपको याद हो तो यहीं पे कमेंट बॉक्स में अवश्य मेंशन करिएगा। हाल ही में नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्य शहरी में बेहतर प्रदर्शन करने वाले शहरों की सूची जारी की है। इनमें से टॉप 50 में बिहार का कौन सा शहर शामिल रहा? ध्यान दीजिएगा, अच्छा प्रश्न है। क्या बोला जा रहा है? नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्य शहरी में बेहतर प्रदर्शन करने वाले शहरों की सूची जारी की है, तो टॉप 50 में क्या कोई बिहार का है? यदि बिहार का है तो वो कौन सा है, ये आपको बताना है। चले, बात हो रही है सतत विकास लक्ष्य, आपने पढ़ा होगा सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, SDG इसको बोलते हैं। और आप जानते हो 17 सतत विकास लक्ष्य निश्चित किए गए, चिन्हित किए गए थे, और इन 17 सतत विकास लक्ष्यों को वर्ष 2030 तक हमें प्राप्त करना था, अचीव करना था, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो आप बताएं कि नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्य शहरी में बेहतर प्रदर्शन करने वाले शहरों की सूची जारी की है, इनमें से टॉप 50 में कौन सा शहर शामिल रहा? पटना, गया, राजगीर, भागलपुर, कौन सा शामिल रहा, ये आपको बताना है। चले, कौन सा इनमें से शामिल रहा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अर्बन, इसकी बात हो रही है। आपको बता दें इसमें कुल 56 शहरों की सूची जारी की गई थी, और इन 56 शहरों में बिहार का एकमात्र शहर पटना था जो कि 52वें स्थान पर था। ठीक है, कहने का मतलब इस प्रश्न के आधार पर यदि हम देखें तो इसका विकल्प हो जाएगा ई विकल्प, क्योंकि टॉप 50 में कोई भी शामिल नहीं है। पटना की जो रैंकिंग थी वो थी 52, और टोटल 56 शहरों को यहाँ पे रैंकिंग दी गई थी। इसको बताएं। नेशनल फैमिली सर्वे 5 के अनुसार बिहार में 15 से 49 आयु वर्ग में महिला साक्षरता कितने प्रतिशत है? देखो, जब आप पढ़ोगे इस तरह के, जब आप प्रश्न देखते हो तो यहाँ पे 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान में रखनी है? सबसे पहले ये देखना है कि किसके अनुसार पूछा गया है। देखो, कहीं कहीं पूछा जाएगा जनगणना 2021 के अनुसार, 2011 के अनुसार। ठीक है, तो जब आपसे क्या पूछा जा रहा है, जनगणना 2011 के अनुसार पूछा जा रहा है या नेशनल फैमिली सर्वे 5 के अनुसार पूछा जा रहा है, तो जो पूछा जाएगा, याद तो दोनों रखना है, जो पूछा जाएगा उसके आधार पे आपको अपना जवाब देना है। यहाँ पे बोला जा रहा है नेशनल फैमिली सर्वे 5 के अनुसार, इससे पहले 4 भी आया था 2015-16 में। ठीक है, तो अब याद रखना है नेशनल फैमिली सर्वे 5 के अनुसार बिहार में 15 से 49 आयु वर्ग में महिला साक्षरता कितने प्रतिशत है, ये आपको बताना है। तो बताएं, महिला साक्षरता कितने प्रतिशत है? जवाब दीजिएगा, महिला साक्षरता कितने प्रतिशत है? देखो, यहां पे जो महिला साक्षरता बताई गई है बहुत ही कम बताई गई है इसके अनुसार, और 56% बिहार में आप कह सकते हो कि 15 से 49 आयु वर्ग के बीच में साक्षरता बताई गई है। इसके अनुसार जो सेक्स रेशियो निकल के आया है बिहार में, यदि हम बात करें
सेक्स रेशियो की, तो 1090 निकल कर आया है। और 1090 जो सेक्स रेशियो है इसमें भी शहरी और ग्रामीण में बहुत अंतर है। जहां पे शहरी में है 982, वहीं ग्रामीण में है 1111। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, सेक्स रेशियो भी नेशनल फैमिली सर्वे के अनुसार। ऐसे आप जानते हो कि जब बात आती है सेक्स रेशियो की तो आपको पता है 2011 की यदि हम बात करें तो 918 आपको देखने को मिलता है। तो ये हमें अवश्य ध्यान रखना है कि किसके अनुसार पूछा जा रहा है, फिर उसी के अनुसार हमें अपना जवाब देना है। इसको बताएं, हाल ही में बिहार के किस जिले में गंगा डॉल्फिन के लिए एक संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है? वह जिला कौन सा है जहां पर गंगा डॉल्फिन के लिए एक संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है? बताएं, वह जिला कौन सा है जहां पर यह संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है? चलिए बताएं। आपको बता दें, बिहार राज्य सरकार ने यह भी घोषणा की है कि अब इस संरक्षित क्षेत्र में गंगा डॉल्फिन को बचाने के लिए एक अलग से टास्क फोर्स भी बनाई जाएगी, जिसका काम भी यही होगा कि वह इनको संरक्षित रखे, इनके शिकार पर प्रतिबंध लगाए और नियमों का पालन कराए। बताएं, ये जो संरक्षित क्षेत्र बन रहा है ये कहां पर बन रहा है? मैं आपको बता दूं हिंट कि सुल्तानगंज है, सुल्तानगंज से लेकर कहलगांव, याद रखिएगा। तो ये जो क्षेत्र बन रहा है संरक्षित क्षेत्र, ये सुल्तानगंज से कहलगांव के बीच बन रहा है। और यहाँ से सुल्तानगंज से कहलगांव तक के बीच की जो दूरी है वह है 60 किलोमीटर। मतलब इस 60 किलोमीटर की रेंज में ये संरक्षित क्षेत्र बन रहा है और यह स्थान पड़ता है भागलपुर जिले में। ठीक है, दोनों के दोनों स्थान हैं भागलपुर जिले में, इसलिए इसका सही उत्तर हो गया भागलपुर। डी विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, कहाँ बन रहा है? सुल्तानगंज से कहलगांव के बीच, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, बात हो रही है गंगा नदी डॉल्फिन की, तो आपको बता दें भारत सरकार ने अपना राष्ट्रीय जलीय जीव, इसको भी नोट कर लीजिएगा, भारत सरकार ने अपना राष्ट्रीय जलीय जीव भी इसे ही घोषित किया है। और आपको बता दें वर्ष 2009 में इसको जलीय जीव घोषित किया गया था, 5 अक्टूबर की तिथि थी, इसको भी आपको याद रखना है। इसके अतिरिक्त आपको पता होगा विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी एकमात्र भारत की सेंचुरी है जो यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। और हालांकि अब उत्तर प्रदेश में भी डॉल्फिन रिजर्व बनाए जाने की बात हो रही है, बनाया जाने के लिए कार्य चल रहा है, तो उसको भी हम आगे देखेंगे। पराली प्रबंधन के लिए किस मॉडल को संपूर्ण बिहार में लागू करने की बात की जा रही है? बताएं, पराली प्रबंधन का वो कौन सा मॉडल है जिसको संपूर्ण बिहार में लागू करने की बात की जा रही है? आपको बता दें अभी इस जिले ने अपनी 49वीं वर्षगांठ मनाई है। 49वीं वर्षगांठ अभी पिछले माह मनाई गई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब है 45 से 50 दिन पहले इसने अपनी दूसरी वर्षगांठ मनाई है। और बिहार का बटरफ्लाई पार्क, जो पहला बटरफ्लाई पार्क है वो यहीं पर बन रहा है। तो बिहार का पहला बटरफ्लाई पार्क कहाँ पर बन रहा है, यदि आपको पता है तो आप जवाब दे सकते हैं। या किस जिले की अभी 49वीं जयंती मनाई गई, 49वीं वर्षगांठ मनाई गई, ये आपको बताना है। बताएं, पराली प्रबंधन के लिए किस मॉडल को संपूर्ण बिहार में लागू करने की बात की जा रही है? ये मॉडल है रोहतास मॉडल। ठीक है, और रोहतास मॉडल डी विकल्प सही उत्तर है। याद रखिएगा रोहतास ने अभी हाल ही में 49वीं वर्षगांठ मनाई है और बटरफ्लाई पार्क जो है वो भी रोहतास में बन रहा है। पिछले दिनों मंजूषा चित्रकला को जीआई टैग दिया गया था, यह किस क्षेत्र से संबंधित है? मंजूषा चित्रकला को जीआई टैग दिया गया था, यह किस क्षेत्र से संबंधित है आपको बताना है। बताएं, मंजूषा चित्रकला को जीआई टैग दिया गया, ये कहां से संबंधित है? देखो, जब जीआई टैग की बात आती है तो भागलपुर का रेशम हो गया, जरदालू आम हो गया, जरदालू आम हो गया, मगही पान हो गया, कतरनी चावल हो गया। ठीक है, इसके साथ साथ
और इसमें क्या हो सकता है, लीची हो गया, ठीक है, खुरमा को दिए जाने की बात हो रही है, कई सारी चीज़ें हैं बिहार से संदर्भित। लेकिन आपको बताना है मंजूषा चित्रकला कहाँ से संबंधित है, बताएं मंजूषा चित्रकला कहाँ से संबंधित है। और आपको बता दें जिस क्षेत्र से मंजूषा चित्रकला संबंधित है उस क्षेत्र में 3 अन्य आप कह सकते हो वस्तुओं को जीआई टैग मिल चुका है। मंजूषा चित्रकला की जब बात करते हैं तो इसका सही जवाब आता है भागलपुर का क्षेत्र, और यहाँ पे दिया नहीं हुआ है, मतलब ई विकल्प आपका सही उत्तर है। यहाँ पे आपको बता दें रेशम हो गया, ठीक है, भागलपुर का रेशम, इसको जीआई टैग मिला है। जर्दालू आम हो गया और कतरनी चावल हो गया। इन सब को यदि हम बात करें तो एक ही क्षेत्र से हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसको भी आपको नोट कर लेना है कि भागलपुर से यदि हम बात करें तो जर्दालू आम, कतरनी चावल, रेशम हो गया और मंजूषा चित्रकला को जीआई टैग मिला है। बिहार में किस शहर में केंद्रीय विश्वविद्यालय देखने को मिलता है, आपको मैंने बता दिया था। 4 क्षेत्र हैं जहां पे विश्वविद्यालय देखने को मिलता है, चारों के चारों दिए हुए हैं। पहले भी मैंने अभी प्रश्न संख्या 2 में इसकी चर्चा की थी। यहां पे देखें, निम्नलिखित में से लोकसभा की कौन सी सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। इनमें से लोकसभा की वो सीट कौन सी है जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, आपको बताना है। आपको कल मैंने एक फैक्ट बताया था कि बिहार से लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं। राज्यसभा की यदि हम बात करते हैं तो बिहार से कुल 16 सीटें हैं। बिहार से 16 सदस्य राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं, 40 सदस्य लोकसभा के लिए चुने जाते हैं। और इस 40 में मैंने आपको बताया था 6 सीटें ऐसी हैं बिहार की जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। अब ये 6 सीटें कौन सी हैं आपको पता होना चाहिए। यदि पता है तो आप मिनटों में जवाब दे सकते हैं, नहीं पता है तो फिर इसका जवाब आप नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो इसमें यदि हम बात करें कौन कौन से हैं तो एक तो आता है गया, एक आता है सासाराम, गया हो गया, सासाराम हो गया। गया और सासाराम के अतिरिक्त यदि हम बात करें तो गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, ये 4 ये और ये 2, मतलब ये जो 6 सीटें हैं ये कहीं ना कहीं अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपको रट जाने चाहिए, 6 की 6 सीटें आपको रट जानी चाहिए। बिहार राज्य सरकार ने कोरोना से हुई मृत्यु पर अब तक परिजनों को कितनी सहायता देने की बात की है, बताएं। कोविड के कारण या किसी के परिजन की मृत्यु हुई है तो बिहार राज्य सरकार ने कितनी सहायता देने की बात की है परिजनों को, बताएं। देखो पहले ये सहायता जो थी वो थी 4 लाख, लेकिन अब इसको बढ़ाकर कर दिया गया है 4.5 लाख, तो कुल अब 4.5 लाख रुपए मिलेंगे, ठीक है। बिहार का कौन सा जिला अनानास का कटोरा कहा जाता है, बताएं। अनानास का कटोरा कौन सा जिला कहा जाता है, चलो बताएं। बिहार में पहली बार किसी जिले में टिश्यू कल्चर आधारित अनानास के पौधे रोपित किए गए हैं, और जो टिश्यू कल्चर आधारित अनानास के पौधे रोपित किए गए हैं उसी के कारण यह जिला चर्चा में है और इसको बोला जाता है बिहार का अनानास का कटोरा। और ये बात हो रही है किशनगंज की, ये सबसे पूर्वी जिला भी है। तो याद रखना है किशनगंज क्यों महत्वपूर्ण है आज के संदर्भ में, क्योंकि यहाँ पर अनानास के टिश्यू कल्चर से पौधे रोपित किए गए हैं और यह ऐसा करने वाला पहला जिला है, ये आपको पता होना चाहिए। ये जो टिश्यू कल्चर की तकनीक थी जिसने पौधों को रोपित किया गया, ये किसने यदि बोले तैयार किया गया तो सबौर स्थित, भागलपुर है, भागलपुर में सबौर है, सबौर, और भागलपुर के सबौर में स्थित जो कृषि विश्वविद्यालय है उसी के द्वारा यह कार्य किया गया, यह भी आपको याद रखना है। इसके अतिरिक्त कुछ फैक्ट आपको और बता देता हूं। एक नेशनल हाईवे आपको याद रखना है, यह है NH-139W। NH-139W यदि हम बात करें कहां से कहां का जोड़ता है तो पटना को जोड़ता है बेतिया से, ठीक है। तो याद रखिएगा पटना को बेतिया से जोड़ने वाला जो हाईवे है उसको बोलते हैं नेशनल हाईवे 139W, और इसकी जो लंबाई है ये कम से कम जो यहाँ तक की यात्रा है उसको 2 घंटे कम कर देगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ यदि हम बात करें तो आप जानते हो 6वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन, इसका भी आयोजन राजगीर में किया गया था। 6वां
अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन, इसका भी आयोजन हाल ही में राजगीर में किया गया था, यह भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ जब बात करते हैं राजगीर की तो आपको याद आना चाहिए नालंदा विश्वविद्यालय। और नालंदा विश्वविद्यालय की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि इसका निर्माण जो है वो गुप्त वंश के एक राजा ने कराया था, और गुप्त वंश के जो सम्राट थे इनका नाम था कुमार गुप्त। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। दूसरी बात, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इसको नष्ट किसने किया, तो इसको नष्ट किया था बख्तियार खिलजी ने। किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने इसको नष्ट किया था, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला बिहार का कौन सा है? बिहार का वह कौन सा जिला है जहां पर साक्षरता दर सर्वाधिक है, आपको बताना है। चलिए बताएं, वह कौन सा जिला है जहां पर साक्षरता दर सर्वाधिक है? जहां पर सर्वाधिक साक्षरता दर है वो है 73.37%, और 73.37% ये जो साक्षरता है ये आपको देखने को मिलता है रोहतास में। कहां पर? रोहतास में। तो बिहार का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला जो है वह है रोहतास। यदि आपसे पूछ लिया जाए न्यूनतम साक्षरता वाला जिला, तो न्यूनतम साक्षरता यहाँ पे है 51.08, और ये न्यूनतम साक्षरता वाला जो जिला है वो है पूर्णिया, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार का न्यूनतम अनुसूचित जनजाति आबादी वाला जिला कौन सा है? बिहार का न्यूनतम अनुसूचित जनजाति आबादी वाला जिला कौन सा है, आपको बताना है। बताएं, बिहार का न्यूनतम अनुसूचित जनजाति आबादी वाला जिला कौन सा है? बताएं, क्या बोला जा रहा है? अनुसूचित जनजाति आबादी न्यूनतम रखने वाला जिला कौन सा है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम गलती करते हैं कि क्या बात हो रही है। बात हो रही है अनुसूचित जनजाति, मतलब एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब की बात हो रही है। ठीक है, तो जब बात आती है अनुसूचित जनजाति की, तो इसकी जो सबसे कम आबादी है वो शिवहर में देखने को मिलती है। ठीक है, 0% है। दूसरी बात, सबसे ज़्यादा कहाँ पे देखने को मिलती है, तो सबसे ज़्यादा कटिहार में देखने को मिलती है, यह भी याद रखना है। तो सबसे कम शिवहर में, सबसे ज़्यादा कटिहार में। यदि बात यहीं पर हो जाए एससी की, कि अनुसूचित जाति की सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ पर पाई जाती है, किस जिले में, तो अनुसूचित जाति की सर्वाधिक आबादी जो है वो गया में देखने को मिलती है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि अनुसूचित जाति की न्यूनतम आबादी कहाँ पे देखने को मिलती है, तो याद रखना है किशनगंज में देखने को मिलती है। इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, सबसे ज़्यादा आबादी गया, सबसे कम किशनगंज में देखने को मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2001 से 2011 के दशक में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है? मतलब 2001 से 2011 के दशक में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला बिहार का कौन सा है? मधेपुरा, गोपालगंज, शिवहर, नालंदा, इनमें से कौन सा है आपको बताना है, जहां पर 2001 से 2011 के बीच में दशकीय वृद्धि सबसे ज़्यादा रही है। बताएं, सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि कहाँ रही है? देखो, सबसे ज़्यादा जो दशकीय वृद्धि रही है वो 31.12% रही है। ठीक है, न्यूनतम जो दशकीय वृद्धि रही है वो है 19.02%। ठीक है, तो सर्वाधिक जो दशकीय वृद्धि है वो 31.12% है, और 31.12% जो ये वृद्धि है ये संबंधित है मधेपुरा से। कहाँ से? मधेपुरा में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि बिहार में 2001 से 2011 के दशक में हुई है। ठीक है, अब सबसे कम कहाँ पे हुई है यदि हम बात करें, तो सबसे कम में आपको याद रखना है गोपालगंज।
गोपालगंज में सबसे कम आप कह सकते हो 2001 से 2011 के बीच में 10 की वृद्धि सबसे कम रही है, यह आपको पता होना चाहिए। तो ये तो बात हो गई आज के जुड़े हुए फैक्ट की, ठीक है। अब जो आपकी आगे से विगत वर्षों की सीरीज प्रारंभ होने वाली है उसके संदर्भ में कुछ बातें हैं जो आपसे करनी है, ठीक है। और उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता भी देता हूँ कि क्या इसमें अब करने वाले हैं, और आपके भी जो सुझाव होंगे वो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने सुझाव भी दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब इसमें जो मुझे बताना है, जो हम बात करने वाले हैं, इसमें सबसे पहले आपको बता दें, 1 मिनट, चलो सबसे पहले आपको बता दें, जो हम सीरीज देखते हैं जिसमें हम विगत वर्षों के प्रश्नों का अध्ययन करते हैं, तो विगत वर्षों के प्रश्नों के अध्ययन के क्रम में आप सबसे पहले, जैसे कि कोई भी सब्जेक्ट है, मान लो हमने भूगोल है, ठीक है, तो यहां से हम 40 प्रश्न अभी तक लगाते थे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इस जो प्रश्न संख्या 40 होती थी इसको हम सीमित कर देंगे 30 तक, ठीक है। बाकी के जो 10 प्रश्न होते हैं इनमें से 5 प्रश्न मैथ के होंगे या रीजनिंग के होंगे, एक टॉपिक से होंगे, सिर्फ एक ही टॉपिक से, कहने का मतलब है एक सिंगल टॉपिक से होंगे, ठीक है। और बाकी के जो 5 प्रश्न होंगे ये साइंस से होंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब, क्योंकि हम मौके पे बिहार राज्य विशेष का अध्ययन कर ही रहे हैं, तो ये 3 प्रश्नों की जो सीरीज चल रही है वो बिहार राज्य विशेष की चल रही है, उसके साथ साथ हम मैथ और साइंस को भी हम रख लेंगे। क्यों ऐसा करना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो जितना यहाँ पे कराया जा रहा है उतना ही कर रहे हैं। मतलब यदि बिहार का भूगोल चल रहा है तो जो भी उनको समय मिलता है पढ़ाई का वो बिहार के भूगोल को ही पढ़ रहे हैं। तो कम से कम थोड़ा सा डायनेमिक हो जाए कि हम एक दिन में कम से कम एक सब्जेक्ट पे सबसे ज़्यादा मान लो फोकस कर दिया भूगोल पे, दूसरे पर भी थोड़ा थोड़ा समय दें, क्योंकि कहीं ना कहीं साइंस भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तीसरा फैक्टर करंट अफेयर्स का है, वो आपके साथ विधिवत चल ही रहा है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है, जिससे जितने भी लोग जुड़े हैं किसी भी कीमत पर, आप कह सकते हो हर कीमत पर प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई हो। इसमें भी यदि आप कोई संशोधन चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। यदि ये पसंद आया है, ये जो मैंने आपको तरीका बताया, फार्मूला बताया, तो इसके बारे में भी बताइएगा कि क्या इसमें आपकी राय है। दूसरी बात आपको बता दें कि ये जो 40 प्रश्न होते हैं, अब थोड़ा सा इनको और डिटेल में कराया जाएगा। तो आपको क्या है कि प्रत्येक दिन मैं कुछ सिलेक्टेड टॉपिक भी बताऊँगा और ये टॉपिक आपको नोट भी करने हैं। टॉपिक क्या बताऊंगा कि ये जो 40 प्रश्न में से 30 जो एक विषय के होते हैं, ये किस टॉपिक से बार बार पूछे गए हैं। इन 3 प्रश्नों में ऐसा कौन सा टॉपिक है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, वो टॉपिक भी बताया जाएगा और उसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी करके टेलीग्राम ग्रुप पे जवाब भी देना होगा, ठीक है। तो क्विज आपकी चल ही रही है टेलीग्राम पे, तो क्विज आप जुड़ सकते हो, बाकी चीज़ें आपकी चल रही हैं, तो जितना हो सकता है उतना आपके लिए कर रहा हूँ। तो यहीं पर अपनी चर्चा को समाप्त करते हैं, कल फिर मिलते हैं। और आगे से जो भी आपका इस तरह का जो सीरीज होगा, मतलब अभी जो आपको एक मिलने वाली है उसमें नहीं, उसमें कोई बदलाव नहीं, क्योंकि वो पहले से टाइप है। उसके बाद से जो आपको अब दूसरी मिलेगी प्रीवियस ईयर की सीरीज, उसमें आपको बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे और निश्चित रूप से आप पसंद भी करोगे और उससे आपको लाभ भी होगा। तो यहीं पर अपनी चर्चा को विराम देते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।